गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। क्या हाल चाल है जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? अरे क्या बात है आपकी। बस ये आपकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप कोई ना कोई नई जगह पाकिस्तान की ढूंढने, तलाश करने, डिस्कवर करने की कम से कम ख्वाहिश और इरादा तो रखते हैं ना। बल्कि ख्वाहिश भी रखते हैं तब भी बहुत बड़ी बात है। ख्वाहिश बनेगी इरादा, इरादा बनेगा प्रोग्राम, प्रोग्राम बनेगा कि फिर आप जाएंगे उस जगह के ऊपर। तो सोचिए कि कौन सा इलाका है जिसकी आप सैर करना चाहते हैं। उसके लिए खर्चा कितना होगा, उसके लिए वसाइल है, वक्त है, छुट्टियां, वो सब बात की बात है। भाई पहले ख्वाहिश तो कोई ढूंढिए तो सही कि मैंने जनाब रोहतास फोर्ट जाके देखना है, या मैंने गिलगित बल्तिस्तान जाना है, मैंने सोस्त जाना है जो पाकिस्तान और चाइना के बिल्कुल बॉर्डर एरियाज में से एक जगह है, मैंने सुस्त में रात गुजारनी है, या मैंने जनाब जाना है मकली का कब्रिस्तान देखना है जाके सिंध में। कोई एक जगह डेस्टिनेशन पाकिस्तान की ऐसी ढूंढिए, सोचिए कि जहां आपका जाने की ख्वाहिश है, जिसको आपने सिर्फ तस्वीरों में या टीवी के प्रोग्राम्स में, ट्रैवलॉग्स में देख रखा है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो ख्वाहिश इरादा खुद ब खुद बनेगा। इरादा छुट्टियों और वसाइल में खुद ब खुद तब्दील होगा और आप यकीन जानिए एक दिन आप वहां की सैर को पहुंच जाएंगे। कैसे, कब, कहां, किसके साथ, ये नहीं मालूम, लेकिन हमारे बहुत से नाजरीन पाकिस्तान टेलीविजन के ऐसे हैं कि जो पीटीवी की स्क्रीन को इस सारे ख्वाहिश, इरादा और प्रोग्राम और एक्चुअल सैर करने में बदल देते हैं हमारे ट्रैवलॉग बेस्ड मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए, जो कि साल हर साल से पीटीवी करता चला आ रहा है। आजकल आप एक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं हर दिल बोले पाकिस्तान, और उसके अंदर ख़ास तौर पे जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए है वो है तरनजीत सिंह, जो कि इस प्रोग्राम के होस्ट भी हैं और बड़े मज़े मज़े की हमें जगह दिखाते हैं। इनका अपना एक अंदाज है, अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो हमने सोचा कि क्यों ना वो शख्स जो पूरे पाकिस्तान की हमें सैर कराता है, आज हम प्रोग्राम में उसको बुलवाएं और जरा उसकी शख्सियत की सैर करें। शख्सियत की सैर, ये भी बड़े मजे का काम होता है, जिसके अंदर मेरे जैसे लोग जो है वो बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि एक जिंदगी को की पोटली की गिरहें जो लगी होती हैं उनको खोलना और जानने की कोशिश करना कि ये अंदर से शख्स कैसा है, क्या सोचता है, क्या कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो आज तक इसने कभी किसी से नहीं की और हमसे अपने दिल की बात कह देगी। तो इसी तरह की कुछ गपशप आज हम अपने प्यारे दोस्त तरनजीत सिंह से करने का इरादा रखते हैं ब्रेकफास्ट एट होम के पीले सोफे वाले सेट के कॉर्नर पे। अच्छा जी, तो पीले सोफे के अलावा अब जरा बढ़ते हैं लाल सोफे की तरफ। लाल सोफे पे मेरे क्लास फेलो अहमद है हमारे साथ, और अहमद हमें बताने वाले हैं आज के इस शो में कि मुख्तलिफ गैसेस कितनी ज़रूरी हैं इंसान की ज़िंदगी के लिए, और वो हमारी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब अल्फाज हमने केमिस्ट्री में, मैट्रिक में जब पढ़ी थी तो जाने थे, लेकिन मेरे क्लास फेलो अहमद इनकी ज़रा कुछ डिटेल में जाएंगे। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ़र्क सा साइंसी किस्म का सेगमेंट है जो अहमद हमारे लिए सजा के लाए हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के यंग लीडिंग आर्किटेक्ट हस्साम, और हस्साम हमें बताएंगे क्या। हस्साम हमें, आपको पता है कि इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमारे लिए सेगमेंट अब्दुल्ला भी और हस्साम भी सजा के लाते हैं। और हस्साम आज हमें, जब आप घर बना रहे हो तो उसका जो बाथरूम है या टॉयलेट्स जो है उसको बनाते हुए क्या टिप्स, क्या चीज़ें हम जहन में रख सकते हैं कि कम खर्च भी हो और प्लम्बिंग का काम देर पा भी हो और कोई पाइप शाइप जो है ऐसी 2-4 साल में लीक ना कर जाए और देखने में भी आपके बाथरूम्स खूबसूरत लगें। सो आज हमने इस हवाले से हस्साम के साथ बात करनी है। एंड ऑफ कोर्स ये कैसे हो सकता है कि हम अपने शो का, अपने दिन का आगाज एक्सरसाइज से ना करें। गुड मॉर्निंग काशिफ। तो ये क्या है, मैं जाऊं? नहीं, क्यों? गंडासा गलत काम के लिए मैं नहीं लेके आया, वर्जिश करूंगा इसके साथ। वो मौला जट है तो फिर नूरी नथ भी है। ऐ तेरा पीला सोटा ऐ मेरा सेगमेंट है ओए तो मैं कला करांगा ओए। मुझे लगता है कि ये कहीं इस डंडे से ट्रेनर तहमीना का कला कमा तो नहीं करके आ रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ एक प्रॉप के तौर पे आज हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। आज हम इस बार को, रॉड को, एक स्टिक को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्जिश के हवाले से। अरे वेरी गुड।
तो इसका बेसिकली आपके पास घर पे कोई पाइप है, लोहे का होना चाहिए, या कोई उसको आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे मैंने अक्सर देखा लोगों ने घरों में एक रॉड लेके, पत्थर, एक टीन लेके लोहे का कोई भी, किसी भी घी के डब्बे के जैसे नॉर्मल लेके हम उसमें मट्टी भर के, और उसको आपने देखा होगा फिक्स करके यूज किया करते हैं। तो उस तरह भी इसको बना सकते हैं। अगर इसका ऑलरेडी वजन है, 2 पाइप्स हैं, एक वजनी रख लें, एक उसमें वेट ऐड कर लें, तो वजन का डिफरेंस आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंट वर्जिश की मूव्स करेंगे, वर्कआउट की, एक्सरसाइज की मूव्स करेंगे, वर्जिश की हरकत करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। रॉड को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। इमेजिन करें कि ये वजनी है, ठीक है, और हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्क्वाट से। जो लोग एक मैं टिप देता चलूँ, जो लोग अपनी हाइट के लिए कॉन्शियस हैं, सोचते हैं कि मेरा वज़न मेरा जो कद है कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, और ये जो एक्सरसाइज है ये आपने नहीं करनी है जिनका कद अभी छोटा है, ठीक है। क्योंकि ओवर द शोल्डर हम जो भी एक वर्जिश की हरकत करते हैं, जितना वजन होगा आपकी जो स्पाइन है ना, वो कंप्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने अगर आप कद बढ़ने की उम्र में हैं, यानी कि आप 19 साल 20 साल से कम उम्र जो हमारे साथी हैं, वो बहुत ज़्यादा वेट उठा के ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अपने वॉकिंग लंजेस शुरू करने हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आप जितना आगे जा सकते हैं, खुली जगह है आपके पास तो आप जाइए। अपने 8 से 10 रेपिटेशंस करने हैं, वही हमारे रेपिटेशंस वाली जो कहानी होती है, और जो नी कैप है आगे नहीं जाएगा। जब आपके यहाँ पे वजन होगा तो आपसे मुश्किल होगा अपने आप को भी संभालना और रेपिटेशंस भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने वॉक लंज की और आप वापस आ जाइए। अब मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा और स्मॉल स्टेप्स लूँगा ताकि मैं इसको आसानी से आपको करके बता सकूँ। आपके पास घर में जगह ज़्यादा है और कोई तो जल्दी नहीं है इसमें, आहिस्ता आहिस्ता आपने बिल्कुल आप रिवर्स लंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपने फॉरवर्ड लंजेस ही करने हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड वॉक एक अलग एक्सरसाइज है। क्योंकि आप हम रिवर्स एक्सरसाइज करते हैं, रिवर्स लंजेस करते हैं, तो हमारे नए मसल्स रिक्रूट होते हैं, जो मैं नहीं चाहूँगा। क्योंकि आज के वर्कआउट में हमारे सिर्फ हम क्वाड्स पे हम फोकस कर रहे हैं, तो आपने फॉरवर्ड लंजेस ही करने हैं। इसके साथ हम बढ़ेंगे दोबारा से। आपने, अगर आप थक गए हैं, आप रेस्ट लेना चाहते हैं, रेस्ट लीजिए चंद लम्हों का, कुछ सेकंड्स का, और उसके बाद आपने करना है स्क्वाट्स। इस पोजीशन में आएंगे आप, और आपने अगेन आप देखें कि जो मेरी बैक में आर्च होगा, मेरी उंगली की तरह ऐसे पेट निकला हुआ, ठीक है। तो आपने बैक स्ट्रेट करनी है, चेस्ट अप, आर्च हो तो बहुत अच्छा, और आपने पीछे की जानिब जाना है, बैठना नहीं है। पीछे की जानिब जाएंगे तो तब यू विल फील द बर्न, और आपका नी कैप ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम कूलों पे काम कर रहे हैं अपने, और कोर भी इन्वॉल्व है। बड़े कंट्रोल में करना, ये तेज स्क्वाटिंग नहीं करनी है, क्योंकि वजन भी है नहीं जी। जब आप पीछे की जानिब खुद को पुश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड स्क्वाट्स नहीं हम कर रहे हैं। ये होगी बार की मदद से, स्टिक की मदद से दूसरी एक्सरसाइज की हरकत। अब हम करते हैं तीसरी, इसमें हम करेंगे डेड लिफ्ट। मिसाल के तौर पे आप अगर जिम में हैं तो आप समझ गए होंगे सारी कहानी में क्या करूँ। आप बेसिकली हमारा मकसद ये है कि घर पे आप किस तरह से कर सकते हैं। हमारी माएँ बहनें या हमारे हजरात जो भी देखने वाले हैं जो जिम नहीं जाते हैं, तो आपने यूँ बार को पकड़ा, शोल्डर विड्थ आपका स्टैंड्स होना चाहिए। स्टैंड से मुराद मैंने टांगे इतनी खोली में कि एक कंधे के बराबर, दूसरे कंधे के बराबर, ठीक है। यानी बिल्कुल साथ जुड़े हुए पैर नहीं होने चाहिए। आपने यूं रखा, ठीक है, रॉड को यूं पकड़ा, थोड़ा सा शोल्डर विड्थ। अब बाजू की भी जो ग्रिप है, प्लेसमेंट, वो भी इतनी होगी। और तौसीक भाई प्लीज़ मुझे बताइएगा साथ साथ कि मैं वक्त के साथ साथ ठीक जा रहा हूँ, जहाँ लगे आपको, क्योंकि बहुत सारी है। मैं इस ट्रिक की मदद से आपको 2 घंटे वर्जिश करके बता सकता हूँ। तो तौसीक भाई ने आज मुझे रोकना है कि काशिफ बस हमारा वक्त हुआ खत्म, ठीक है। तौसीक भाई की मजाल है कि अच्छा जी, शुरू करते हैं। ऐसे जाएंगे और बेसिकली ये डेड लिफ्ट है। मैं अभी एक मूव करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा डायगोनल होकर बताऊंगा कि बेसिकली कर मैं कैसे रहा हूँ। अगेन आर्च की कहानी है। बताइए कि जो आपने रॉड या पाइप जो भी, इसका एक्चुअली अपना वजन इतना ज्यादा नहीं है। इसका नहीं है। तो क्या इसकी फिर ट्रिक क्या है कि वो सिर्फ आपकी बॉडी को फॉर्म और शेप देने में मदद करता है, क्योंकि वजन तो है नहीं, तो फिर इसका फायदा क्या है? मैंने आगाज में कहा कि इसका वजन होना बहुत जरूरी है। जो मेरे पास है बहुत लाइटर वेट है। अब मैंने जैसे बताया कि पानी का पाइप वाला लें, पानी का पाइप मैंने मेंशन किया, पानी का पाइप का वजन होगा वो इतना सा, वो है तो ऑलमोस्ट वो 6 से 8 किलो उसका वजन होगा। तो आपने वो इस्तेमाल करना है। या जैसे मैंने बताया कि आप वजन इंक्रीज कर सकते हैं, प्लेट्स मिलती हैं वो हैंग कर सकते हैं, कुछ भी बांध लीजिए। वजन का बराबर होना बहुत जरूरी है, वरना मसल कंफ्यूज होगा और ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, डेडलिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसकी 2 ग्रिप्स होती हैं। पहली तो ओवर हैंड्स, यानी कि सीधे हाथों से पकड़ा हुआ, और आपने शोल्डर के विड्थ भी पकड़ना है। जैसे मैंने खोली में उतना ही हाथ आपके थोड़े से यहाँ से पकड़ के आपने ये, अगर मैं
अपने घुटने सीधे रखूँगा तो मैं अपने कूलों पे और कमर का निचले हिस्से पे काम कर रहा हूँगा, और आपने देखना इस जानिब है, ठीक है, जब भी ये वर्जिश करनी है। इमेजिन करिए आपके पास अगर वज़न लाइट है और आपने सिर्फ कनेक्शन पे फोकस करना है, तो यकीन जानिए आपको ये 50 किलो भी महसूस होगा, ठीक है। एक ये डेड लिफ्ट की। अच्छा, अगर आप लेग्स को जो घुटने हैं थोड़े से बेंड कर लेंगे ना अगर आप, तो आपका एंटायर फोकस जो होगा आपकी लोअर बैक पे होगा, अगर घुटने बेंड हैं आपके। और अगर आपके घुटने सीधे हैं तो आपके कूल्हे प्राइमरी मसल हो जाएगा और लोअर बैक सेकेंडरी मसल हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये थी हमारी लोअर बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज की मूव्स। और अब हम बढ़ते हैं आर्म्स की तरफ, यानी कि बाजू की तरफ। बाजू के लिए आपने क्या करना है, इसके लिए हम शोल्डर्स भी कर सकते हैं, चेस्ट भी कर सकते हैं, सारे मसल्स कर सकते हैं। आपने मुझे रोकना तो सीखा है। और हमारे पास अब वक्त बहुत कम है, इसलिए आप जल्दी जल्दी हमें 2-3 अपर बॉडी के बताना। बिल्कुल ठीक है जी, बाजू करते हैं, हम बाजू की तरफ बढ़ें। ठीक है। आपने लॉन्ग हेड ट्रेन कर रहे होंगे तो आपके न्यूट्रल ग्रिप होनी चाहिए। न्यूट्रल ग्रिप का मतलब क्या है कि शोल्डर्स के साथ जो आपका बाजू आ रहा है, बाइसेप कर्ल्स करेंगे। आपने देखा होगा कि हम डंबल्स के साथ कर रहे होते हैं, आज हम बार यूज़ कर रहे हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया, आज कर लीजिएगा, मैंने बता दिया ना आपको मेरे देखने वाले दोस्त। ये ठीक है। इसके बाद आपने करना है इसको रिवर्स ग्रिप। रिवर्स ग्रिप से क्या होगा, आपकी 4 आर्म्स ये वाला हिस्सा भी ट्रेन होगा। तो आपने ये इसके रेपिटेशंस, हर वर्जिश की मूव जो है, हरकत जो है, उसके आपने 6 से 8 रेपिटेशंस करने हैं और आपने 1 मिनट तक का रेस्ट लेना है। मेरी ये आज जो वर्कआउट की स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेंथ बेस्ड है, ताकि आपके अंदर कुछ ताकत आ सके। ये इसके बाद आखिरी है, क्लोज ग्रिप करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम क्लोजअप हो जाएगा। आपने बैक स्ट्रेट, चेस्ट अप, कोर टाइट। और ये हम आज बाजुओं के हमने 3 हिस्सों को ट्रेन किया और टांगों के 2 हिस्सों को ट्रेन किया, कूल्हे और घुटने के ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है दोस्तों। ये जिस्म के 5 पट्टे थे जिनको आज हमने मजबूती की तरफ थोड़ा सा धकेला, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो हमारा वर्कआउट है पसंद आया होगा। इसको करने की कोशिश कीजिएगा और हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह करें, और नई नई कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि हम करें किसी भी चीज़ के साथ, तो हमें ज़रूर बताइए। तौसीक भाई, हमारा फेसबुक पेज है ब्रेकफास्ट एट होम, या मेरा पेज तौसीक हैदर, उस पर जाइए और आप हमें इनबॉक्स कीजिए अगर आप ट्रेनर तहमीना या ट्रेनर काशिफ से किसी तरह की भी कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, वेट लॉस के हवाले से, वेट गेन के हवाले से। हमारे शो का एक मुस्तकिल हिस्सा डॉक्टर नौशीन अब्बास भी हैं, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ख़ास तौर पे डाइट से मुख्तलिफ सेहत के मसाइल को हल करने के हवाले से। तो फील फ्री, आप हमें अपना नाम, अपनी जगह का नाम और अपना मसला लिख कर भेजिए। और ज़रूरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं कि हम वो मसला और आपका नाम ऑन एयर बताएंगे। हमारा जो फेसबुक पेज है वो लोगों की गाइडेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, चाहे उसमें अब्दुल्ला और हसाम आपको इंटीरियर्स और कंस्ट्रक्शन के हवाले से गाइड करें, या तहमीना, नौशीन और काशिफ आपको आपकी बॉडी, उसकी स्ट्रेंथ, आपके वेट लॉस, वेट गेन या मसल्स बनाने के हवाले से गाइड करें। सो हमारे इस प्लेटफॉर्म को, ब्रेकफास्ट एट होम के इस फेसबुक पेज को यूज़ कीजिए और अपने घर वालों और अपने घर की खूबसूरती में इजाफे के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और उसके बाद अहमद मेरे क्लास फेलो हमारे साथ हैं और आज कुछ साइंसी किस्म का सेगमेंट है। अभी मिलते हैं। मैट्रिक में जब केमिस्ट्री पढ़ते थे तो जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी की लैब थी वो स्कूल में मेरा फेवरेट इलाका हुआ करता था। ये इलाहाबाद के इन सब्जेक्ट्स में कभी भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन लेबॉरेटरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते थे, खासतौर पे केमिस्ट्री के, उनके अंदर से जो आवाज़ें बरामद हो रही होती थी वो बहुत दिलचस्प थी। श्विंग फुंग, ये वो, इसमें ये मिलाओ, उसमें वो मिलाओ। वो टीचर किस में क्या मिला रहे होते थे मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन द होल एक्सपीरियंस कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से मिलाने से आपकी एक नई तीसरी चीज़ बन जाती है, या उसके क्या असरात होते हैं, और इसको जब आप लिंक करते हैं आप ह्यूमन बॉडी से और ख़ास तौर पे इस पूरी दुनिया और बल्कि कायनात से, तो इंसान शशतर रह जाता है कि किस कदर खूबसूरत ये चीज़ है जिसको फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कहते हैं।
और आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग इस तरह के शोबों में दिलचस्पी रखते हैं वो फिर दिन रात लेबोरेटरीज में घुसे रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और कभी थकते नहीं। इसलिए कहते हैं बच्चों कि जिंदगी में वो काम करना चाहिए जिसका आपको शौक। अगर आपको केमिस्ट्री के लॉज का या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स का शौक है तो फिर आप इस तरफ अपने करियर को लेकर जाएं। अगर फिजिक्स का शौक है, बायोलॉजी का शौक है, इसको एक्सपेरिमेंट करें और आगे बढ़ाएं। कुछ इसी तरह की बात करने के लिए आज मेरे क्लास फेलो ताहा नहीं अहमद हमारे साथ मौजूद है। अहमद गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद ये क्या सीन है, ये गैसेस की आज तुम कहानी बताने आए हो? मतलब ये तो मुझे डर लग रहा है कि यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह तो नहीं होंगे, इधर कुछ तो नहीं होने वाले? ठुस नहीं होने वाला, बस एक्सपेरिमेंट करनी है। एक्सपेरिमेंट करनी है, वो हम आखिर में करेंगे, है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम पहले चलते हैं कुछ स्लाइड्स की तरफ और कुछ गैसेस की तरफ, है ना? ठीक है, शुरू करें, बताओ जी। मेरा आज का टॉपिक है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गैसेस के फायदे। ठीक है। और पहली गैस जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक हो गया। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन सिर्फ ब्रीदिंग के काम आता है यूं चीज़ों में, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के और भी बहुत से यूजेज है, जैसे कि चीज़ों को जलने में। अगर आप समझ ले कि आप कैंडल जलाना चाहते हैं और अगर आप उसके ऊपर ग्लास रख दे तो वो कैंडल नहीं जलेगी। वो इस वजह से नहीं जलेंगी क्योंकि उसके अंदर ग्लास जो होएगा ना उसके अंदर ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा। अभी हम ना लास्ट में इसकी एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि आप स्लाइड देख रहे हैं कि अगर आप कैंडल जलाएं और उसके ऊपर एक ग्लास रखें तो कैंडल बुझ जाएगी। इससे जाहिर हुआ कि आग को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वेरी गुड, नेक्स्ट स्लाइड। एक और भी गैस है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादातर जो यूजेज है वो चीज़ों को बुझाने के होते हैं। यही वजह है कि जब हमारे घर में आग लग जाती है तो फायर फाइटर्स जो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स लाते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि हमारी आग बुझ किस तरह जाती है। वो इस वजह से बुझती है क्योंकि उनके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो एकदम चीज़ों को बुझा देती है। और आग जो कि ऑक्सीजन से जल रही होती है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो बुझ जाती है और वो बुझ जाती है। इंटरेस्टिंग, मुझे पता ही नहीं था। मेरा ख्याल था उसके अंदर वाकई कोई लिक्विड होता है जिससे आग बुझती है और मेरा तो ज्यादातर ख्याल ये था कि वो पानी होता है। वो पानी नहीं होता। अच्छा, कभी कभार पानी जो होता है वो उसको खराब भी कर देता है क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो तो वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करना चाहिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बिल्कुल ठीक जी। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक और भी यूज है। आप लोग ने तो गर्मियों में फिजी ड्रिंक्स या यूं कुछ तो पिया ही होगा। तो ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि जब आप फिजी ड्रिंक्स को खोलते हैं तो आवाज क्यों आती है, और जब आप उसे ग्लास के अंदर डालें तो वो बबल्स क्यों बनते हैं? वो क्यों बनते हैं? वो इस वजह से बनते हैं क्योंकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो बबल्स बनाता है। अच्छा, और करके आवाज होती है वो भी अपने प्रेशर से जी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इंटरेस्टिंग, कभी मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा, ये क्या है जी? अब एक और भी गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादातर एयरक्राफ्ट टायर्स यूं चीजों में डलते हैं। जब आप लोग ने तो प्लेन का सफर तो किया ही होगा ना, तो ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि प्लेन जब लैंड करते हैं तो सेफ लैंडिंग की होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि वो जो टायर्स होते हैं ना उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। वो क्या होता है, अगर गैस टायर जो होता है उसके अंदर हल्का सा भी ऑक्सीजन आ जाए ना तो आग लगने के चांसेस होते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है उसके चांसेस को कम कर देता है। यानी कि वो जितना जब टायर जाके जमीन से लगता है तो इतना प्रेशर इतनी उसमें पावर और एनर्जी क्रिएट हो रही थी कि उससे आग लगने का जी, और नाइट्रोजन जो है वो उसके चांसेस कम कर देता है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट टाइम अब मैं कोई लैंडिंग कर रहा हूँ तो मैं फौरन सोचूंगा नाइट्रोजन 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 ने आग लगने से बचा लिया। अच्छा जी, ये क्या है? नाइट्रोजन का एक और भी यूज है। जब आप कोई चिप्स या कोई फूड पैकेजिंग को खोले तो हम सोचते हैं कि अभी हम लोग खा रहे हैं लेकिन बने तो ये 2 महीने पहले थे तो अभी भी क्रिस्पी और फ्रेश क्यों है? ये इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन होती है। असल में जो होता है कि ऑक्सीजन जो होता है ना उन खाने वगैरह को ख़राब कर देता है। नाइट्रोजन उनको ख़राब नहीं होने देता, प्रिजर्व करता है। हाँ, फ्रेश रखता है। फ्रेश रखता है। लेकिन इसके भी अपने कुछ नुकसान तो होंगे फिर जो खाने के साथ मिलके, है ना? इसलिए कहते हैं पैकेज्ड फूड और ये लिफाफों में सील्ड फूड कम खानी चाहिए। अरे ये क्या, ये तो मेरी बर्थडे का सीन लग रहा है मुझे। जी, आप लोग तो बर्थडेज में चाहते ही होंगे कि बैलून इधर उधर उड़ते रहें। ऑफ कोर्स, बिल्कुल।
बलून्स के बगैर बर्थडे हो ही नहीं सकती। लेकिन ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि बलून्स उड़ते क्यों हैं, जमीन पे क्यों नहीं रहते। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके अंदर हीलियम होता है। जिस तरह वो हीलियम बलून्स को उड़ाते हैं उसी तरह एयरशिप्स को भी उड़ा देते हैं। ओह यस, तो अगर बहुत सारे बलून्स हों और तौसीक अंकल उनको पकड़ के खड़े हों तो फिर ऊपर मैं सैर करके आ सकता हूँ उधर से। इधर से गया एबटाबाद, हरिपुर, जरा सैर करके वापस आ गए। पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर आपके पास बहुत ज्यादा बलून्स हो। और इसी साइंस के रूल पे जो एयरशिप्स हैं वो ट्रैवल करते हैं और एयर बलून्स। जी। अच्छा, और इसका नाम क्या आपने बताया था? ये था हीलियम। हीलियम, हीलियम, हीलियम याद रखना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे क्या है जी? ओह वाओ, ये है नियॉन गैस, आर्गन। आर्गन ज्यादातर लाइट बल्ब्स और लेजर्स में काम होता है। आप तो कॉन्सर्ट्स या यहाँ कहीं तो गई होगी ना, Absolutely. तो देखा होगा कलरफुल लाइट्स इधर उधर जाती है। ये आर्गन की वजह से होती है क्योंकि उनके आर्गन होती है इतनी कलरफुल और दूर दूर तक लेके जाती है। अरे वाह, तो अब मैं कभी किसी कॉन्सर्ट में गया और ये वाली लाइटें मैंने देखी तो मैं याद करूंगा क्या? आर्गन। आर्गन, आर्गन। भाई जबरदस्त आपने आज हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है। लेकिन जो सबसे पहली स्लाइड थी जिसके अंदर हमें अहमद ने बताया था कि जो कैंडल है वो जब जलती है और एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने हमें दिखाया था, वो एक्सपेरिमेंट अब हम एक्चुअली करेंगे। पहले हम लोग इस माचिस को जलाएंगे और इस कैंडल को भी। चल भाई, दूसरी एक तीली तो हो गई जाया, अब दूसरी की बारी। आप कर देंगे? मैं करता हूँ। हाँ, इससे एक और चीज हमारे सामने साबित हुई और बच्चों इस वक्त आप भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं कि माचिस ये एक्सपेरिमेंट के लिए तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चों को माचिस से दूर रखना चाहिए। और बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट अगर आप अपने घर में करना चाहें, आपने अकेले नहीं करना, किसी बड़े की मौजूदगी में करना है। आप देखिए कितना अच्छा अहमद ने किया, किसने कहा तौसीक अंकल बैठे हुए, कोई बड़ा बैठा हुआ है तो वो माचिस चलाए। हालांकि अहमद खुद भी चला सकते हैं, उसे जली नहीं है लादा बात। अच्छा जी, लो जी, अब तौसीक अंकल से भी ना जली तो फिर क्या होगा? तौसीक अंकल सिगरेट नहीं पीते, इसलिए तौसीक अंकल को माचिस जलाने की इतनी आदत नहीं है। अब हम इस कैंडल को, इसको ना ही फूंक मारेंगे या यूं कुछ करेंगे, इसे बुझा देंगे। अच्छा ठहरो, पहले जरा कैंडल हम दिखा तो देंगे जी, जल गई है। ठीक है जी, ये कैंडल जल रही है। अब इसके ऊपर क्या रखेंगे? ग्लास। ग्लास रख दूं? जी रख दे। कुछ होगा तो नहीं? अब कुछ ही देर में कैंडल बुझ जाएंगी खुद ही से। खुद ही से ना कर यार, वाकई? जी वाकई में ही बुझ जाएगी। ओहो, ओए वाकई गई 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 गई। और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन थोड़े टाइम में खत्म हो जाता है। यानी कि इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन क्योंकि खत्म हो गया जी, तो कैंडल बुझ जाती है। बुझ गई। इससे क्या साबित हुआ बच्चों कि ऑक्सीजन चाहिए होती है आग को जलने के लिए। इंटरेस्टिंग। भाई अहमद, बहुत मजे का सेगमेंट था आपका, बहुत नई नई चीजें हमने सीखी। वेरी गुड, शाबाश। और अगली दफा कोई नए टॉपिक पे अच्छा सा सेगमेंट तैयार करके लाना। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, और उसके बाद हसाम हमारे साथ मौजूद है। और हसाम आज हमें, अगर आप घर बनवा रहे हैं, बनवाने का इरादा रखते हैं, तो बाथरूम्स के हवाले से कुछ जबरदस्त आर्किटेक्चरल टिप्स देने वाले हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज आपका फेवरेट सेगमेंट अनफोल्ड होने वाला है, और हमारे साथ पाकिस्तान के लीडिंग यंग आर्किटेक्ट हसाम रजा खान है। हसाम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे? हसाम, आपके टिप्स बड़े जोर शोर से लोग फॉलो करते हैं, लेकिन आज बड़ा ही अहम मौजू छेड़ने जा रहे हैं। मेरी तो फेवरेट जगह बाथरूम। कि सारे आइडियाज, सारी जो फिलॉसफी है वो बाथरूम में ही आती है। अच्छा, यानी उसका अच्छा और क्रिएटिव होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है इसका। तो हम शुरू करेंगे जब बाथरूम या जब हम घर बनाना शुरू करते हैं तो उसकी पहले स्लैब डलती है। ठीक है। तो जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो कोशिश करें, मतलब कोशिश नहीं, ये लाजमी है कि आपकी जो बाथरूम की स्लैब है उसको आप 6 इंच या 4 इंच डिप्रेस करें बाकी स्लैब से। अच्छा, अगर ऊपर स्लैब क्या होती है? जरा पहली स्लाइड पे जाएं तो हमें स्लैब समझ आ जाएगा कि क्या होती है स्लैब। और ये पहली स्लाइड के अंदर हम आपको बताएंगे कि स्लैब क्या है, और वो हसाम बता रहे हैं कि 6 इंच नीचे होनी चाहिए। जी, जैसे देखें बाकी घर का जो फ्लोर है वो एक लेवल पे,
हाँ, 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 लेकिन जो बाथरूम का उसको हम डिप्रेस करते हैं लोग उमूमन। लेकिन ये फिर हमें वो स्टेप जब बनता है तो तब नजर नहीं आ रहा होता। जी, क्योंकि इसके नीचे सारी प्लम्बिंग का लेआउट होता है इसके। अच्छा, तो जितनी भी आपकी प्लम्बिंग होती है वो 3 इंच से लेके 4 इंच और 6 इंच के दरमियान होती है। तो वो सारा इसका स्लोप भी और वो सारा इसके अंदर मेंटेन हो जाता है। ठीक। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो आपका स्लैब है उसको जहाँ बाथरूम या किचन आ रहा है उसको डिप्रेस कर दो, ताकि आपका इजी एक्सेस मिल जाए आपको, वरना आपको स्टेप अप करना पड़ेगा बाथरूम। बिल्कुल ठीक। और ये क्या है? ये उसी का सेक्शन दिया हुआ है आपको ना स्लैब का, कि वो बाकी घर की स्लैब एक लेवल पे और जो बाथरूम जहाँ पे आ रहा है उसको हम थोड़ा सा डिप्रेस शो करें। तो ये मेरा ख्याल है घर बनवाने वाले से ज्यादा जो इस वक्त हमारे ठेकेदार भाई देख रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स देख रहे हैं, आपके लिए भी थोड़ी सी एक लर्निंग है कि आपने एक स्टेप उसको चेंज नीचे रखना है। इसके बाद हम जनरल लेआउट्स पे बात करेंगे बाथरूम की। ओके। कि बाथरूम को बेसिकली जब हम डिजाइन करते हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है आपका वेट एरिया और एक ड्राई एरिया। ठीक। क्योंकि आपका देखना होगा जो आपका ड्राई एरिया होता है उसमें आपका वॉश बेसिन होता है, स्टोरेज एरिया होता है और थोड़ी सी आपकी टॉवल की जो स्टोरेज है उसका एरिया होता है, टॉवल केबल होती है और टॉवल केबल होती है। और जो उसके बाद वाला हिस्सा होता है उसको हम वेट एरिया बोलते हैं, इसमें आपका WC और शावर केबल होता है, क्योंकि उसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम डिज़ाइन ऐसे करें कि आपका पहले ड्राई एरिया है उसके बाद वेट एरिया है। ओके। क्योंकि हमारी जो आदत है, रूटीन है, वो हाथ धोने की सबसे ज़्यादा है। तो आप दरवाज़ा खोला, आपने हाथ धोए और वहीं से वापस चले गए। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि हम इस लेआउट में भी देख रहे हैं, इसी तरह से आपका दरवाज़ा खुला, साथ ही आपका वैनिटी है। हमने हाथ धोए और वहीं से वापस आ गए। तो हमें कोशिश करना चाहिए इसको डिज़ाइन भी इसी तरीके से करें। उसके बाद आपका जो है डोर को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है कि आपका जो डोर है उसको आप एक साइड पे रखें बाथरूम की। ओके। क्योंकि आपको उससे ये होता है कि आपका एक तो इजी एक्सेस मिल जाता है बाथरूम में और दूसरा जो आपका सर्कुलेशन एरिया है वो एक प्रॉपर मिल जाता है आपको। और कोशिश करें हमेशा डोर्स के साथ डोर स्टॉपर ज़रूर लगाएं, वरना आपका डोर खुलेगा और दीवार पे लगेगा, आपकी जो कीमती टाइल है वो डैमेज होगी। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो आपका WC उसके पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, डोर के पीछे। आपका डोर मिडल में आ जाता है, आप खोलते हैं दरवाज़ा, उसके पीछे WC होता है, उस पर जाके लगता है। और उसकी ये भी गलती है कि WC में आपका सबसे ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा होता है और पानी सारा आपके डोर को भी डैमेज करता है। सो WC जो है वो डोर से दूर होना चाहिए। डोर से दूर होना चाहिए, वही वाली बात है। पहले आपका ड्राई एरिया और फिर आपका वेट वेट एरिया। बिल्कुल ठीक। अगली स्लाइड पे चलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जनरल साइजेस पे, आपके बाथरूम्स के टॉयलेट्स के। जो आपका ये तो सीधी सी बात है कि जितना आपका एक्सट्रावेगेंट प्लॉट होगा उतना आपका जितना प्लॉट बड़ा है उतना घर बड़ा है, जितना घर बड़ा है उतना बाथरूम। लेकिन एक उसका स्टैंडर्ड साइज भी होना चाहिए। अगर कनाल के और 10 मरले के हम लोग ज़्यादा रुझान है बनाने का प्लॉट, बनाने का घर, तो उसमें आपका जो साइज़ है वो 6x8 या 8x8 जो होता है वो प्रॉपर बाथरूम साइज होता है, जिसमें आपके फिक्सचर्स में वो इजीली पूरे भी आ जाते हैं और सर्कुलेशन भी आपको इजीली मिल जाता है। यानी 6 फुट बाय 8 फुट जी से छोटा बाथरूम जो है वो जरा कंजेस्टेड हो जाएगा। लेकिन इससे छोटे भी बनते हैं। इससे छोटे भी, अगर आपका प्लॉट बहुत साइज की कंस्ट्रेंट है आपके पास, तो उसकी मिनिमम जो आपने विड्थ रखनी है वो 5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपका जो WC है, जो भी वैनिटी है, वो 2 फीट में आपकी विड्थ होती है उसकी, तो आपको 3 फीट या 2 फीट 6 इंचेस आपको सर्कुलेशन के लिए चाहिए होता है उसमें। बिल्कुल ठीक। और जो उसके बाद आपका एक बाथरूम हमने देखा होगा घर में इसको बोलते हैं पाउडर। जैसे कि जी ये वाला, ये जो तस्वीर में हमें नजर आ रहा है, ये इसमें ज्यादा ड्राई एरिया होता है, तो इसको भी आपने 4x4 या इसका 5x5 इसका साइज होना चाहिए। यानी एक ऐसा बाथरूम जिसके अंदर शावर या नहाने की फैसिलिटी ना हो जी, आपकी बेसिक फैसिलिटीज के लिए हो, तो वो 4x4 यानी 4 फुट बाय 4 फुट या 5 फुट बाय 5 फुट अगर आपका बड़ा घर, लेकिन इसमें शावर या बाथटब नहीं। जी, बाथटब नहीं होता। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम मार्केट में जो साइजेस अवेलेबल है उस पर बात करते हैं, वैनिटीज के, WC के और शावर केबल्स के। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास वैनिटीज आ जाती है। अगर आप दुकान में जाएंगे तो आपके पास 3 फीट से लेके 6 फीट तक मौजूद हैं इसके साइजेस। 3 फीट वाली होती है जो आपका अगर बाथरूम साइज छोटा है तो उसमें एक सिंगल सिंक लगा हुआ होगा और साथ थोड़ी सी जगह होगी यूटेंसिल्स रखने के लिए। अगर आपका थोड़ा ग्रैंड्योर चाहते हैं, हिज और हर का कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं, तो आपकी वैनिटी साइज 6 फीट होनी चाहिए। उसमें आपके 2 सिंक पूरे आ जाएंगे। ठीक है। और जिसके साथ स्टोरेज भी आपको मिल जाएगी उसी में जो आपकी वैनिटी होगी। नीचे उसके आप अपने टॉवल हैंगिंग और सारी चीजें यूटेंसिल्स आप रख सकते हैं उसके। जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं 6 फीट हमने दिया हुआ है आपका डुअल सिंक के लिए। उसमें 2 डुअल सिंक हैं और इसमें सिंगल है नीचे वाला सिंगल है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपका जो WC है।
WC आपके जो चाहिए होता है वो 3 फीट 6 इंचेस में पूरा आता है उसकी विड्थ जो एग्जैक्टली जी। और ये जो विड्थ है इस पे हम अगर ये शावर केबिन्स को हमने ये shower एक्सप्लेन किया cabins। हुआ है कि उसका जो आपको साइज रखना चाहिए वो तकरीबन 4 फीट वाइड होना चाहिए, ओके क्योंकि उसमें ये होता है कि आप आराम से अपना जो हैंड की मूवमेंट है वो कर सकते हैं। और हाँ लेकिन हसन ये 4 फीट तो मेरा ख्याल है बड़ी आइडियल सिचुएशन जी। है कि बाथरूम इतना बड़ा है जिसके अंदर 4 फुट का आपका शावर जी शावर केबिन बन गया है, लेकिन इससे कम भी मैंने देखा है कि इससे बहुत 3 फीट छोटे-छोटे 6 इंचेस भी होता है, लेकिन उसमें ये उसकी एक ड्रॉबैक है कि उसमें अगर आपके पास कोई स्पेशल पर्सन है तो व्हील चेयर उसमें एक्सेस मुश्किल होता है, तो इसलिए हम उसको हमेशा 4 फीट का रखते हैं, क्योंकि अगर कोई बुजुर्ग है घर में या कोई हाँ व्हील चेयर या बिल्कुल ही फिजिकली बाउंड ना भी हो, लेकिन जी। बुजुर्ग हजरात के लिए या आप बच्चे हैं और बच्चे को आपने नहलाना है जी। तो उसके लिए भी आपको 2 लोगों के उसके अंदर खड़े होने की खड़े जगह होने की जगह होनी चाहिए, तो जी। कोशिश ये करें कि कम से कम 4x4 बिल्कुल। जरूर हो। बिल्कुल ठीक है जी, अगली उसके स्लाइड बाद पे चलते हैं। उसके बाद कुछ थंब रूल्स हैं आपके। ठीक है, वो सबसे पहले तो उसमें आता है स्लोप जो है बाथरूम की, वो आपकी एक मेंटेन होनी चाहिए, हाँ वरना आपने देखा होगा पानी जब भी खुलता है वो एक दूसरी तरफ जाने लग जाता है। तो आपने कोशिश करें आपके जो इसमें 2 आपके ड्रेन्स होने चाहिए बाथरूम में, एक आपका आता है WC के साथ और दूसरा आपका आएगा शावर के साथ। अच्छा तो आपने हमेशा कोशिश करनी है जो आपके स्लोप है वो अवे फ्रॉम द डोर और अवे फ्रॉम द सिंक होने चाहिए, ओके, और उसका स्लोप जाना जो ड्रेन होल है उसकी तरफ उसकी तरफ जाना होना चाहिए, चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना जिस चीज़ का ख्याल वो इसको 2% हम स्लोप जो है वो नॉर्मली देते हैं फ्लोर में। अच्छा ओके, तो और हमेशा ये भी कोशिश करनी है जो बाथरूम का फ्लोर है वो बाकी आपका कमरा है या जो आपका साथ उसके ड्रेसिंग रूम है उससे 1 या 2 इंच नीचे हो, ताकि अगर कभी कोई क्लॉग हो जाए तो फ्लडिंग का खतरा ना हो, उसमें आपका पानी अंदर की तरफ वापस आएगा, सारे स्प्लैशेस भी अंदर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके तीनों फिक्सचर्स हैं वो एक आउटर वॉल की तरफ आ जाए। हाँ उसके आपका एक तो फ़ायदा ये है कि आपका अगर कोई सीपेज वगैरह है तो वो आपके घर के अंदर कभी भी नहीं आएगी, वो बाहर वाली वॉल है उसी को डिस्टर्ब करेगी और मेंटेनेंस भी उसकी ईजी होगी। और अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बाथरूम छोटा है, तो जो आपका WC है कोशिश करें उसको सिर्फ आउटर वॉल पे रखें, क्योंकि उसकी प्लम्बिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है, वो आपका फोल्ड होके पाइप बाहर जाता है। हाँ, ताकि 10 साल के बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता भी है तो उसको ठीक करना आसान हो, तोड़ फोड़ बहुत लंबी चौड़ी बहुत ना। लंबा, उसका कोई पाइप मोड़ के वापस नीचे जाता है, तो आप अगर आप बाहर वाली वॉल पे रखेंगे तो उधर ही से वो नीचे आप उसको हैंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल। यही हमें प्लम्बिंग के वक्त भी ध्यान रखना चाहिए कि सॉइल वाटर और ग्रे वाटर, ये 2 तरह के पानी हमारे बाथरूम में यूज होते हैं। सॉइल वाटर जो होता है आपका WC वगैरह में यूज होता है, और जो आपका ग्रे वाटर है वो सोप वाटर वो बोलते हैं। ओके उन दोनों लाइनों को हमेशा अलग अलग आपने मेन होल तक लेके जाना। ओके। अगर अमूमन हम गलती करते हैं कि उसको पैसे बचाने के लिए फंड्स कम होते हैं या उसको आपस में मिला देते हैं, जिससे घर में और बाथरूम में हमेशा आउटडोर रहता है, एक स्मेल जी। है वो रहती है, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं और ये अक्सर अब्दुल्ला और हसाम इस बात पे बात कर रहे होते हैं कि जब आप घर बना रहे हैं तो बचत 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 हर एक की ख्वाहिश यही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बचत ना करें तो बेहतर है, इसलिए कि इन द लॉन्ग रन वो आपकी बचत नहीं, वो कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वो जो उस वक्त की थोड़ी सी तंगी है ना आपको फाइनेंसिस की, वो आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर वो पूरी हो जाएगी अगर आप उस वक्त थोड़ा सा कड़वा घूंट पी लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा इसकी हमें हाइट पे भी एक थोड़ी सी कंट्रोल रखना चाहिए कि इसकी हाइट 10 फीट से कम ना करें, इसकी अच्छा। सीलिंग हाइट है। सीलिंग हाइट क्योंकि हमने देखा होगा मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है हमारे वॉशरूम में, लोगों की आदत है हॉट बाथ लेने की, वो सारी स्टीम बनती है और इस तरह मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है बाथरूम में। अगर इसकी हाइट कम होगी तो मॉइस्चर को सुखाने में हमें मुश्किल होगी, हर वक्त बाथरूम आपका गीला गीला रहेगा। उसकी जितनी बड़ी हाइट होगी, उस जितनी ऊंची हाइट होगी सीलिंग की, उतना ईजी होगा उसको सुखाने के लिए। लेकिन हसाम उस पे फिर मैंने अब आपने कहा तो मुझे ख्याल आ रहा है कि लोग करते ही हैं कि फिर वो जो ऊपर एक लगता है कि बिल्कुल खाली फालतू जगह है और उसके ऊपर स्टोरेज स्पेस बना देते जी, है ना, और जी, उसके ऊपर जनाब वो आपका स्टोर है और तो उसकी वजह से हाइट कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, तो वो नहीं रखनी वो चाहिए। नहीं रखना चाहिए। उससे ये होता है कि आपका जो ऊपर स्टोर है उसमें ही फंगस लगने के चांसेस होते हैं, कि मोल्ड आराम से, जो गीली जगह होती है उधर मोल्ड और फंगस आराम से लग जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाथरूम की जो हाइट है वो कम से कम मिनिमम 10 फीट। 10 फीट। जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा आखिरी पॉइंट है कि आपका बाथरूम वेल लिट होना चाहिए, और जब आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको कोशिश करें वो साउथ साइड पे है आपकी, क्योंकि उसका फ़ायदा एक तो आपको सनलाइट, एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलेगा बाथरूम में आपको, और सेकेंडली इसकी आपकी इंसुलेशन भी हो जाएगी आपके घर की। ये तो बड़े कुछ ट्रांसपेरेंट किस्म का बाथरूम था, मतलब
ये तो क्या उधर बाहर से तो व्यू तो होना चाहिए बाथरूम नहीं, तो इधर से व्यू होना चाहिए, उधर से व्यू नहीं होना चाहिए। आप ऐसे उसको प्लेस करें ना कि आप उसकी डक्ट बनाएं और उसी को एक खूबसूरत व्यू दे दें, बाहर प्लांट्स लगा लें, ये भी या है कोई फ्यूचर वॉल बना लें। एग्जैक्टली, मतलब सड़क पे ना हो। हाँ, सड़क पे ना हो, उसको एक जी मैंने तो व्यू के लिए बनाया था। प्लान इस तरह से करें कि आपके जो दरख्त है या जो भी आपका पैटियो इस साइड पे है, और उसको आप फ्रॉस्टेड विंडो लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्रॉस्टेड विंडो लाइट तो आपकी फिर भी आएगी, लेकिन आप जब इसको साउथ साइड पे रखेंगे तो उसका ये फायदा है कि आपकी जो इंसुलेशन है घर की हो जाएगी, बफर एरिया क्रिएट हो जाएगा आपके कमरे में। और एग्जैक्टली ये क्या ये सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारा पॉइंट है कि आजकल ये वॉल हैंगिंग या वॉल एम्बेडेड फिक्सचर्स हैं, उनका आजकल बहुत रुझान है लोगों यूज़ करने का। लेकिन हमारा मसला ये है कि पानी हमारा बहुत सॉल्टी और सिल्टी होता है, तो 3 से 4 साल बाद ये क्लॉग हो जाता है और आपकी जो इसका सारा सिस्टम है वॉल के अंदर एम्बेड हो रहा होता है, तो वो फिर निकालना, वो डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, और तोड़ फोड़ ज़्यादा हाँ, होती है। तो कोशिश करें या तो इसका कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने करना ही है तो आपका जो मेन टैंक है उसमें एक वाटर फिल्टर ज़रूर लगा लें। ओके, उससे ये होगा कि आपका जो सारा सिल्ट और सैंड है वो उसमें फंस जाएगा, और ये जो आपके फिक्सचर्स हैं वो महंगे फिक्सचर हैं, वो तबाह होने से बचेंगे। ओके जी, ये भी उसी की एक ये भी मिसाल उसी है। की हिस्सा है। एग्जैक्टली। तो जनाब, आज बाथरूम्स बनाने के हवाले से आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हसाम ने हमें कुछ टिप्स दी, और अगर आप घर बना रहे हैं, बनाने का इरादा रखते हैं, या आपका घर बन चुका है, तब भी इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हसाम, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक, और फिर हर दिल बोले पाकिस्तान की बात होगी, तरनजीत सिंह की बात होगी, और हम इनसे कुछ जानेंगे कि पूरा पाकिस्तान फिरे हैं, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे टीवी एंकर बन के, सेल्फियाँ शल्फियाँ, क्या सीन है जी। तो रहिए मेरे साथ, अभी आपको तरनजीत से मिलवाते हैं। पीटीवी का एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है आजकल, उसका नाम है हर दिल बोले पाकिस्तान, जो हमारे बड़े होनहार प्रोड्यूसर हसन हयात खान और हमारे होनहार से एंकर तरनजीत सिंह उसको आपके लिए तैयार करते हैं। पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं, घूमते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ की कोई नई चीज़ ढूंढने की, उसके कल्चर, उसकी सकाफत, उसके म्यूज़िक, उसके खाने, उसकी हिस्ट्री, उसकी तारीख के हवाले से लेकर आते हैं। आप में ना सिर्फ ये प्रोग्राम पॉपुलर है, मकबूल है, बल्कि तरनजीत सिंह भी बहुत ज़्यादा मकबूल है। तो आज हमने सोचा ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे तरनजीत को बुलवाया जाए और उनसे कुछ उनके दिल की बातें की जाए, उनके दिल की पोटली खोली जाए, कुछ गपशप की जाए। उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले तरनजीत का एक तफसीली तारुफ एक फ़र्क अंदाज में हमने भी तैयार किया है, पहले वो देखते हैं।
तरनजीत जी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वैसे इतनी इंट्रोडक्शन के बाद सलूट मारना था या थैंक यू करना था? बंदा पहले बता दे। चलो सलूट भी हो गया, थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं एक नए अंदाज से नजर आया, है ना? हाँ, लफ्जों के बगैर, खामोश लफ्जों से, अच्छा लगा इंट्रोडक्शन। क्या हाल चाल है जनाब? मैं टिप द टॉप, फुल एयर कंडीशन। फुल एयर कंडीशन? यस, ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड? बिल्कुल। अच्छा, ये अंदर का माहौल अच्छा है। कहाँ बचपन गुजरा, लोग जानना चाहते हैं कि असल वैसे, क्योंकि आप पाकिस्तान के हर कोने में पाए जाते हैं और जहाँ जाते हो वहाँ के लोगों के साथ उनके रंग में ढल जाते हो, लेकिन वैसे आपका बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ से आपका ताल्लुक? हसन अब्दाल बहुत करीब है, वहाँ गली मोहल्लों में गुजरा, फिर वहाँ से लाहौर, लाहौर से फिर कराची, फिर डिफरेंट कंट्रीज में भी रहा, तो टाइम बड़ा मिक्सचर रहा। और स्टडीज़ भी मेरी, मतलब मेरे 6 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, 3 कंट्री के मिला के मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हुई है। इतनी कैपेसिटी थी तो बस मैंने कर लिया, दिल तो करे लंबा कर लिया। अच्छा, पढ़ाई में क्या क्या पढ़ा? पहले मैंने कहा, मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, सो इंजीनियरों का था, टेलीकॉम इंजीनियरिंग के पीछे भागा, सेकंड सेमेस्टर में कटिया गया, पंजाबी कहते कटिया गया। मार्क्स अच्छे थे लेकिन मैं वो बागी किस्म का बंदा था, तो आना अटेंडेंस बहुत कम थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अकाउंटेंट के बड़े से पैसे होते, चंगे नोट कमा लेता है। नए नया ख्याल था कि यार नोट अच्छे होंगे तो लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो फिर मैंने ACCA किया, एसोसिएटेड सर्टिफाइड ऑफ चार्टर्ड जो कि जिंदगी में ACCA कर लेने के बाद लगता है जिंदगी में और अब इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिलीव में मैंने कक नहीं आंदा ACCA तो लेकिन मैंने सारे मार्क्स, सारे पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए, पर जिस दिन पेपर खत्म हुए और ऑडिट फर्म में गया, उस दिन मुझे लगा तो मैं हुई नहीं यार। अच्छा, उसके बाद मैंने इतना उसको माइंड से डिलीट कर दिया कि मुझे अकाउंट्स का कख नहीं पता। अब हाँ, पक्की गल है, पीछे निकाल दिया सारा। फिर उसके बाद मुझे लगा मेरे अंदर एक आर्टिस्ट जिंदा है। फिर मुझे लगा, चूंकि मेरे म्यूजिशियन सिंगर्स के साथ बहुत टाइम से इंटरेक्शन था, बहुत नाउन सिंगर्स के साथ बचपन से उठा पला बड़ा, मुझे लगा हाँ, तो मुझे लगा यार ये म्यूजिक और ये ज़रा अच्छा काम है। तो फिर मैंने फिल्म टीवी प्रोडक्शन में मास्टर किया और म्यूजिकल वीडियोस बनाई, फिर इवेंट्स कॉन्सर्ट्स कराता रहा। फिर मुझे लगा हाँ ये मैं हूँ, तो फिर पता ये मतलब कितने सालों में ये हुआ है? ये तो कोई 50-60 साल का सफर मुझे लग रहा है। जरा थोड़ा स्पीड तेज थी, जरा लोगों का, आप जैसे दोस्तों की गाइडेंस थी, तो 23-24 साल में सफर कवर हो गया। फिर 2010 से मैं PTV पे आ भी गया, साथ साथ पढ़ता भी। मतलब मैट्रिक 5 साल की उम्र में कर लिया था, कुछ ऐसे क्यों कहानी थी? मैंने एक्चुअली कुछ क्लासेस स्किप की थी लेकिन ज्वाइन किया। अच्छा, स्टडी के बीच में ही मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा, मतलब मीडिया मैंने ज्वाइन किया था स्टडी के बीच में। अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ और काम कर रहा था, मैं एक रिपोर्टर था, पक्का सीरियस किस्म का रिपोर्टर, एंड बिल्कुल सीरियस फेस ऐसा रिपोर्टर, और चूंकि अकाउंटेंट भी सीरियस सब्जेक्ट था तो दो बिल्कुल सूट कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे तो अकाउंटेंट बनना नहीं चाहिए, मुझे तो मैथ से एलर्जी है। मैं बिलीव में आर्टिस्टों की तरह किताब पढ़ के मैथ्स के अच्छा ये होता है। और मेरी फर्स्ट प्रैक्टिस होती थी पेपर में, जब बैलेंस शीट बनाते थे तो मेरी पहली बार अगर बैलेंस शीट की ट्राई होती तो पेपर में होती, पर कभी जिंदगी से बैलेंस शीट नहीं बना। तो फिर ये कैसे इसका मतलब है नेचुरली वो आपके अंदर वो चीज है कि नंबरों के साथ दोस्ती बस। हाँ, लेकिन ऐसा था कि पासिंग मार्क्स हो जाते थे। जैसे कभी मुझे शादी के वक्त, शादी में कहीं जाके अच्छा खाना नहीं मिला ना, ऐसे मेरी कभी बैलेंस शीट ट्राई नहीं हुई। तो बस जिंदगी में ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा, खानों की बात हो रही है, आपने खुद ही जिक्र छेड़ा है, तो पूरे पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कोई इलाका नहीं जहाँ के खाने आपने नहीं खाए। हाँ, और सब जगह जाके सब्जियां खाई, सी फूड खाया। सी फूड खाई, सब हाँ, सब्जियां खाई। और सबसे ज्यादा यूनिक स्टाइल सब्जियां बनाने का कहाँ है? अच्छा, मुझे गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा अच्छा लगा। वो मेरी तरह स्पाइस कम यूज़ करते हैं, अच्छा हेल्दी खाना बनाते हैं, अच्छा वो आपके डिज़ायर के मुताबिक बनाते हैं। नॉर्मली छोटे इलाकों में लोग अपना बना बनाए ले आते, ऑयल का बड़ा यूज़ करते, वहाँ कम था, वहाँ मुझे खाना अच्छा लगा। और फिर हर जगह मैंने अपनी तरह एक बंदा देखा, हर बंदा मेरी तरह रोटी डुबो के चाय में खाता है। तो मैं कहा यार इधर भी एक तरनजीत जिंदा है, उधर से भी आ गया, फर्क ही है। लेकिन अच्छा लगा कि हर बंदा रोटी चाय में डुबो के। लेकिन उसमें गड़बड़ होती है, सारी चाय रोटी पी जाती है, आपके लिए बचती नहीं। रोटी, हाँ, ये भी है। लेकिन मेरा चाय का अंदाज ये, एक मीठा कट, एक मीठा अन्नेवा। एक जो जिसमें मीठा कम होता है वो तरनजीत पीता है, वो तरन पीता है, और जिसमें मीठा अन्नेवा होता है वो जीत पीता है। तरनजीत जो इकट्ठा करके उसको मग में डालता है, फिर उसके अंदर पूरी रोटी खा लेता है। और चाय का मैं अपना सेट अकेला मूव करता हूँ, मतलब मेरे साथ ट्रैवल शो में कुछ नहीं है, 2 कैटल और चीजें चाय की हैं। खाने का मुझे कोई परवाह नहीं। चाय की कोई खास बात है यार? पता नहीं क्यों चाय की आदत पड़ी है, मतलब मुंह सूख गया चाय पी के लोगों का, मैं फिर भी चाय पीता हूँ। तो वो तरनजीत सिर्फ अपने लिए चाय बनाता है या बाकी टीम को? ना भाई ना, इन्ना दयालु में नहीं है, मैं सिर्फ अपने लिए उठते साथ ही। और ये हसन जो है ना, मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा मुझे रबड़ की गोली दे, मैं इसको मारूँ। सवेरे उठ जाता है, अच्छा फिर सवेरे उठ के मुझे चाय चाहिए। नहीं, मैं आपको दे सकता हूँ हसन को मारने के लिए गोलियां, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी होगी, वो रबड़ की नहीं होंगी, असली होंगी। अच्छा, चलेंगी? केस में से हैंडल कर लेंगे बाद में। मैं पैरों में मारूंगा। जब जाते हो फील्ड में शूटिंग करते रहे, सो मैंने देखा कि
और सुना भी है हसन से कि लोग बड़ा प्यार के, है ना, बिल्कुल सेल्फी खिंचा रहे हैं। उनको एक खास ये होता है कि एक पाकिस्तानी सिख एंकर और एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिसको मैं ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ आपका मैं उस पर ओपिनियन दूँ, और वो लफ्ज़ है माइनॉरिटीज़। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटी। जब हम माइनॉरिटी का तरंजीत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हम पहले जुमले में ही, पहले लफ्ज़ में ही उस शख्स को ये कह रहे हैं कि तुम माइनॉरिटी हो, माइनर पोर्शन के मालिक, तुम माइनर पोर्शन। तो आपको ये लफ्ज़ कैसा लगा? मैं उसको कहता हूँ नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी। ठीक। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है वो ये लगी है कि एक मैं बड़ी चीज़ों को लेयर में देखता हूँ। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि मासेस में जाके, कम्युनिटीज़ में जाके, पब्लिक में जाके मज़हब को लेके, कम्युनिटी को लेके, ज़ात को लेके कोई हेट नहीं है, जो सबसे बड़ा रिलीफ है। मतलब अगर हमने टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ फाइट करनी है, ब्रेन ऐसे डेवलप करने जो कि पॉजिटिविटी की तरफ आए, तो एक हमें जो रिलीफ मिला है वो ये है कि मैं पब्लिक एट लार्ज में गया हूँ, वहाँ लोगों में मज़हब को लेके नफरत नहीं है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उसके बाद क्या है कि जब लोग आपसे जुड़ते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, मेरी आदत है, मैं लोगों को मजाक करता हूँ, सुलझी कॉमेडी करता हूँ। कॉमेडी वैसे दुनिया का सबसे आसान काम है, गंदी कॉमेडी, लेकिन अगर आप अच्छी कॉमेडी करें बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं मजाक करता हूँ, लोग लाइक करते हैं। अच्छा, वो फिर ये जो ट्रैवल शो के अंदर मैं थोड़ा सा फनी किस्म की हरकतें करता हूँ, तो वो फनी किस्म की हरकतें लोगों को अच्छी लगती है। मेरा दिल करता है मैं इसके अंदर प्योर अर्बन पेंडू बन जाऊँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि चलो यार ट्रैवल दूर होता है। मेरा तो दिल करता है मैं धोती पहन के जाके, यहाँ और नीचे जॉगर्स पहने हो, ऊपर येलो शर्ट पहनी हो, चश्मा लगाया हो, और जब दिल करे अपने साथ रेडियो बजाऊँ, उसके साथ फिर भंगड़ा भी हो। तो लेकिन ये है कि जब जहाँ जाता हूँ लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और उनके लिए डिफरेंट शॉकिंग होता है कि हाँ, कई लोग ये पूछते हैं इंडिया से हैं, इंडिया में कहाँ से रहते हो? अच्छा, रिलेटिव वगैरह तो हैं, लेकिन वो अक्सर पूछते हैं, तो फिर क्लेरिफिकेशन भी हो जाती है। और प्रोग्राम लोग पसंद कर रहे हैं रिमोट एरियाज में बहुत। तरनजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हर दिल बोले पाकिस्तान के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कभी ये हंसते बोलते तरनजीत को भी गुस्सा आता है, कभी इसका भी दिल करता है कि यार बस बंद कर दो यार, मुझे कुछ अपना कुछ मोमेंट्स ऐसे दो कि बस मैं हूँ और बस मैं अकेला हूँ और नेचर हूँ, या हर वक्त लोगों में घिरे रहना और ये सेल्फियाँ इस वाली जिंदगी की इनको आदत हो गई है। वही मेरे साथ अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। हमारे बड़े प्यारे दोस्त और कॉलीग तरनजीत सिंह मौजूद हैं, हंसते मुस्कुराते हर वक्त। अच्छा, ये कभी बंदे का दिल करता भी है कि यार मैंने कोई जुगत नहीं करनी, कोई कॉमेडी नहीं करनी, कोई मेरा कुछ और तरह का मूड है, लेकिन लोग तो हर वक्त ये एक्सपेक्ट करते हैं। वो तरनजीत सिंह को देखते हैं, वो कहते हैं बस अब जरा हंसाए। असल में मेरे दोस्त यारों में से कॉमेडियन बहुत है, तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी को थोड़ा अप्लाई किया। मेरा ये कहा था कि अभी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक लेके मैं चला गया PSL में। PSL बड़ा एंजॉय किया, वहाँ भी मुझे फिर वही कॉमेडी, लोगों को हंसाना, गपशप करना, इंटरेक्शन करना। बट एट द एंड ऑफ द डे आई फील वन थिंग कि व्हेन यू गिविंग लाफ्टर टू पीपल, आई थिंक ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, आप लोगों को खुश करते हो। तो मुझे लगता है ये अच्छा काम है, बजाय सीरियस खबरें देने की, सीरियस करना। तो जर्नलिस्ट से जब मैं तरनजीत ट्रांसफॉर्म हुआ, बॉडी भी ट्रांसफॉर्म किया, तो पूरा एंगल भी ट्रांसफॉर्म किया। अब सीरियस बातें भी नॉन सीरियस बातों में कर लेता हूँ, तो एटीट्यूड प्योर नॉन सीरियस बनाया हुआ है कैमरे के सामने। तो मुझे लगता है एंटरटेन करना एक अच्छा काम है। मौजूदा हुकूमत का बहुत ज़्यादा जोर है कि जो हमारा सिख हेरिटेज है उसको बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए ओपन किया जाए, और जो टूरिज़्म है उस हवाले से बहुत ओपन किया जाए। अभी बैसाखी के हवाले से हमने सुना कि बहुत ज़्यादा वीज़ाज भी दिए गए हैं भारत के सिखों को भी और बैनुल-अक़वामी दूसरे ममालिक के सिखों को। आप इस सारी चीज़ को कैसे देखते हैं? कितना ज़रूरी है कि हमारी रिलीजियस टूरिस्टिक साइट्स जो हैं वो सिख कम्युनिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खोली जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ? आप इस सारी चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि किस तरफ को बढ़ रहा है सारा काम? देखिए, मैं इसको लास्ट 15-16 साल से देख रहा हूँ। 15-16 साल से कुछ बैसाखी तो मैंने मिस की है, क्योंकि मैं बैसाखी इंडिया में ही मनाता रहा हूँ, लेकिन नवंबर का जो बाबा जी का जन्मदिन है मैंने पिछले 15 साल से मिस नहीं किया। अच्छा, सिख कौम का एक सकाफती विरसा 30% पाकिस्तान में है, और उसके लिए लोग आना चाहते हैं। लास्ट जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, तो ही वॉज वेरी कीन कि यार ये जो रिलीजियस पिलग्रिमेज है, रिलीजियस टूरिज्म है, दुनिया इससे कमा रही है, हमें भी इसको प्रमोट करना है हार्मनी के तौर पे, कि ताकि दुनिया में हमारा अच्छा इमेज चला जाए
और इसके साथ साथ ये हो कि जिन लोगों का ये विरसा है उनको रिकनेक्ट किया जाए और फ्रीक्वेंट नंबर्स में किया जाए। तो जो इंडिया से लोग आते हैं वो तकरीबन 6 ओकेजन्स पे आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बाबा गुरु नानक जी का जन्मदिन है, उस पर ज़्यादा तादाद में आते हैं। उसके बाद बैसाखी है, फिर महाराजा रंजीत सिंह की बरसी है, 5वें गुरु की शहीदी दिन है। तो इस तरह के 6 ओकेजन है, लेकिन इन ओकेजन्स में से 2 ओकेजन पे इंडिया से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं भारत से, जिसमें से नवंबर हो गया और अप्रैल हो गया। अभी बैसाखी के लिए 2200 लोगों को वीज़ा दिया, तकरीबन बैसाखी में इतने लोग आते हैं 2200। लेकिन इस साल इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि चूँकि हालात ज़रा अनएक्सपेक्टेड थे, तो वीज़ाज बहुत अच्छे दिए गए, लोग आए। उसके अलावा अब्रॉड से जो लोग आते हैं उन पर तो कोई कैप अप्लाई नहीं होता, लेकिन कम इन एनी नंबर्स। अब ये अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने कि जो हाई कमीशंस थे पहले वो लोगों को बॉन्ड करते थे कि आपको पाकिस्तान से कोई स्पॉन्सर करे, कोई इनवाइट करे, आप जाएं, तो बहुत टाइम कंज्यूम होता था। ग्रुप्स के पासपोर्ट पड़े रहते थे, 2-2 महीने बाद उनका प्लान चेंज हो जाता था, उसके बाद वीज़ाज मिलते थे। अब ये है कि थोड़ा सा उसको लिया गया है सीरियस नोट पे और ग्रुप्स को ज़रा फैसिलिटेट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो वीज़ा पॉलिसी खोली गई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगले 5-6 साल बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, या 5-6 महीने बाद उसके आपको असरात नजर आने शुरू। तो सिख कौम किसी ज़माने में 2004-5 की बात बता रहा हूँ, तब हर महीने कोई ना कोई फॉरेन ग्रुप आया होता था, एंड वी आर लाइक 70 कंट्रीज में सिख हैं, और जितने भारत में उससे डबल तादाद में बाहर रहते हैं वो आना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम 5 स्टार होटल में रहें, बिजनेस क्लास पे ट्रैवल करके आएँ, शॉपिंग करें पाकिस्तान का। फिर जो खूबसूरत, मैं हर दिल बोले पाकिस्तान में दिखा रहा, एम ही नहीं दिखा रहे हैं मैं, मेरा एंगल ये है, और पिछले साल मैंने किया है कि अपने पर्सनल जो ताल्लुकात होते लोग आते हैं, कोई 100+ लोगों को मैंने हुंजा स्कर्दू वगैरह भेजा है, तो ये भी दिखाएं कि जब वो रिलीजियस साइट देखें तो 5 दिन के टूर को लेके 8 दिन पे चले जाएं, और 3 दिन वो गुजारें इन जगहों पे, फिर 5 स्टार होटलों में रहें, वहाँ से शॉपिंग करें, और फिर पाकिस्तानी चीज़ों की बड़ी डिमांड है। जैसे मुझे लेडीज़ की बातें याद रहती है, क्योंकि बताती रहती है, चिकन वाला सूट चाहिए, अच्छा ये चाहिए पाकिस्तान से, ये बड़ा मशहूर है। तो सिख कम्युनिटी का एक अट्रैक्शन तो है विरसे सा, साथ साथ वो पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स है उसमें बड़े इंटरेस्ट लेते हैं। मसलन कौन सी चीजें? एक तो जैसे ये लेडीज गारमेंट्स हो गए, ये जो पाकिस्तानी सलवार कमीज है ना लेडीज के, बनी बनाई क्लॉथ मैंने जितनों को गिफ्ट किया, इतने टेलर ने वही सिलवाना है, वही कुर्ता पजामा नहीं, वो कहता हमें चाहिए वो सलवार कमीज दुपट्टे के साथ 3 पीस। उसके अलावा कॉटन सूट पाकिस्तान का बड़ा मशहूर है, चिकन के सूट्स हैं, अच्छा कौन से का दुपट्टे हैं, कोई सिर्फ खवातीन की बातें याद रहती? ये असल में मर्द हजरात हमारे यहाँ जो है, खवातीन ज़रा ज़्यादा डोमिनेटिंग, मर्द ने किए कुर्ता पजामा पहना है, बस ठीक है। खवातीन डोमिनेटिंग क्या होती है? मतलब शॉपिंग के मामले में, बाकियों के मामले में, तो जब ये जितने आते हैं ना, अभी आप किसी फेस्टिवल में देखेंगे तो किसी मॉल में चले जाएंगे तो मर्द हजरात बैठे होंगे ग्लोरिया पे, किसी जगह पे बैठ के चाय पी रहे होंगे, किसी कॉफ़ी शॉप में, और किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे, खवातीन शॉपिंग अच्छा गुरुद्वारे हर जगह ऐसा ही है। अच्छा गुरुद्वारे के नीचे ना शॉप्स बनी होती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के, अंदर भी स्टॉल लगते हैं, लोग लेके आते हैं, उसमें भी ज़्यादा खवातीन जो है वो शॉपिंग में नजर आती है। बट सिख बहुत ज़्यादा तादाद में आना चाह रहे हैं, एंड दिस गवर्नमेंट फील दैट कि यार इनको इन्वाइट करना चाहिए। जब गवर्नमेंट इन्वाइट कर रही है तो ऑब्वियसली लोग नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। एक चीज़ आपने जो बहुत अच्छी की कि जब हम रिलीजियस पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि वो जो 6 ओकेजन्स पे आप वीज़ा, उसके साथ जो हमारा नॉर्मल अदर टूरिज्म है, जो टूरिस्टिक टूरिज्म है, उसको भी प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि फिर वही जो सिख कौम के जो टूरिस्ट होते हैं वो फिर दूसरे इलाकों में भी जा रहे हैं और एक्चुअल सैर जिसे कहते हैं कि सैर करनी बहुत जरूरी है, वो करना चाहते हैं। देखिए अगर 5 दिन उनको चाहिए ननकाना साहब, पंजा साहब, बाकी लाहौर के गुरुद्वारा देखने के लिए, तो 4-5 दिन वो और एक्सटेंड करें, जाएं मरी देखें, हुंजा चले जाए, स्कर्दू चले जाए, मैचलेस जगह हैं, कश्मीर उनके लिए ओपन हो चुका है। जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, अमेरिकन है, कैनेडियंस हैं, यूरोपियंस हैं, मिडिल ईस्ट से लोग आते हैं, तो वो इंटरेस्ट लेंगे, उनको आप अच्छा दिखाएंगे, उनको बताएंगे, वो आएंगे और वो आगे तक इस टूरिज्म को एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने जो टूर निकालना है ये फैमिली को लेके आए, तो वो नेचुरल ब्यूटी से नहीं हटना चाहते। मेरी जानकारी, दोस्ती, मुलाकात जो भी कह लीजिए, सिख कौम के हमारे उन बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा जो पेशावर में रहते हैं, और इकोनॉमी के हवाले से आप देखें कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इससे पैसा बड़ा होता है, बिजनेसमैन है ना। देखो ये क्या सीन है जरा? अच्छा मैं अक्सर कहता हूँ कि सरदार का जो बच्चा होता है ना, उसको नौकरी करना नहीं आती, लेकिन उसको नौकरी देना आती है। वाह, तो वो जो है वो पूरी दुनिया में निकले। अच्छा अफगान जो सिख थे, पाकिस्तान आए कुछ टाइम के लिए, जब रेफ्यूजीज उसमें भी सिख आए, उन्होंने यहाँ थोड़ा बहुत कुछ स्किल सीखे और फिर यहाँ से वेस्ट में चले गए, लंदन तक पहुँच गए। अच्छा अफगान रेफ्यूजीज हमारे पास बहुत से यहीं रह गए। जो सिख थे वो 90s में और अर्ली 2000 में बहुत ज़्यादा थे पेशावर में।
आज वो बहुत कम हो गए, बहुत कम क्योंकि काम करके स्किल सीखा, यहाँ से लंदन पहुंच गए। तो ये बिजनेस क्या कारोबारी नेचर, ये व्यापारी ये उसके अंदर ब्लड के अंदर है ना? यस कारोबार करना, ट्रेडिशनल जैसे गारमेंट्स का हो गया, कॉस्मेटिक्स का हो गया, बाकी चीज़ों में हो गए, तो बिजनेस माइंडेड है। अच्छा, कुछ कम्युनिटीज़ होती है ना जो बिजनेस माइंडेड होती है, जैसे हम पाकिस्तान में बहुत सी कम्युनिटीज़ जो बिजनेस माइंडेड है, तो सिख मोस्टली बिजनेस माइंडेड होते हैं। अच्छा, फिर खुला हाथ होता है, पंजाबी होते हैं ना, जैसे आपने बैसाखी का जिक्र किया। बैसाखी क्या है? जब पंजाब का बंदा कमाता है तो फसलों से कमाता है, और फसलों से कमाता था पहले गंदम की फसल कट गई, पैसे आ गए, रंग बिरंगे कपड़े पहने, खा पी के एंजॉय कर लिया, और अगले 7 महीने 8 महीने जो आखिरी रह गए, कहता है यार हम पैसे नहीं है, की करिए। लेकिन चलो कोई नहीं, अगली बैसाखी आ रही है, बैसाखी से बैसाखी तक वाबस्तगी करते थे ये पुराने ज़माने। अभी भी लोग उसी तरह के खुले दिल के हैं, खाते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, बड़ी गाड़ियाँ बड़े घर रखते हैं, तो इसलिए। और इकोनॉमी में इसलिए कहा कि रिलीजियस टूरिज्म से, क्योंकि वो लोगों के पास पैसा है, वो खर्च करने को तैयार है, आने को तैयार है, तो ये आपकी बनती है। अब बुद्धिस्ट का भी बहुत बड़ा विरसा है पाकिस्तान में, तो सिख जो है वो जरा बिजनेस माइंडेड होते हैं ना, लेकिन मैं नहीं है, खर्चीले होते हैं ना, फिर जरा पैसा कमाने का भी मजा आता है ना, खर्चीला आ जाए ना टूरिस्ट। तो तरनजीत हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गपशप का सिलसिला जारी है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं तरनजीत सिंह, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन PTV का एक ट्रैवलॉग शो होस्ट भी करते हैं, एंकर हैं, और दुनिया भर में फिरते हैं। पाकिस्तान की भी पूरी दुनिया है, उस दुनिया भर में भी फिरते हैं। अच्छा जी, सवाल आया है कि जो बैसाखी का मेला जो होता है, जो मनाया जाता है, उसमें एक्चुअल सेलिब्रेशन होती क्या है, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा होता है? देखिए, बैसाखी की 2 पहचान है, एक तो सिख मज़हब का ये जन्मदिन है, उसके अलावा पंजाब का ये फेस्टिवल सिख मज़हब से पहले भी था, फसलों की कटाई और उसके बाद पैसा आना, खुशी मनाना, ये था बैसाखी। तो जब इसके ऊपर सिख मज़हब की एडिशन होगी, 1699 में सिख मज़हब बना, तो ये दोनों मिक्स हो गए, और ये 14 अप्रैल को है। अब उसमें क्या होता है, हमारा रिलीजियस साइड ये कि गुरुद्वारे में अखंड पाठ कीर्तन होता है, लंगर होता है, गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती है, ये गुरुद्वारे का फेस्टिवल है। बाहर का क्या होता है, भंगड़े शंगड़े, डोल डमक के, खेतों में फसलें कट रही, वहाँ ट्रैक्टर लगाए, ट्रॉलर लगाए, थ्रेशर लगा हुआ है, वहाँ पे भंगड़े चल रहे हैं, हर जगह डोल पीटा जा रहा है। ये है सब कॉन्टिनेंट की। अब्रॉड में चले जाओ, जगह जगह स्क्वायर्स लोगों ने चौक बनाए, वहाँ पगड़ियाँ बांधते लोगों को, ऐसा सिंबल ऑफ पीस के तौर पे गोरों को बांधना, फलां करना, फिर सबसे पंजाबी नाइट कराना, भंगड़ा कराना, शलवार कमीज़ पहनाना, कुर्ता पजामा पहना के एंजॉय करना। सो बैसाखी के एक रिलीजियस साइड, इसमें गुरुद्वारे जाना, अखंड पाठ अटेंड करना, कीर्तन होना, दूसरी साइड है एंजॉय फन करना, उस पर ट्रेडिशनल जो पंजाबी खाने हैं वो खाना, पंजाबी कपड़े पहनना, वो पंजाब की रिफ्लेक्शन देना, कलर्स जैसे ये येलो कलर्स हैं, इस तरह के कलर। पंजाब की पहचान एक येलो कलर है, क्योंकि गंदम का कलर जो है तो येलो होता है। और ये हमारा जो सोफा है बिल्कुल सही गंदम के कलर का, बिल्कुल। तो समझ लो तुसी कि बैसाखी वास्ते बनाया सी, जरा पहले विजनरी थे, आपको पता था तरनजीत ने आना है। और वैसे आपको कभी शो शुरू होने के 8-10 महीने के बाद आया, लेकिन हम कब से इंतजार कर रहे थे। कभी आपने सोचा था कि आप इतने बड़े स्टार तरनजीत को बुला के उनका इंटरव्यू करेंगे? कभी भी नहीं। और मैं सोचता था कि जब तरनजीत मेरे शो में आएगा तो मेरे से बात कैसे होगी, मैं सवाल क्या करूंगा। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने तुम्हारे प्रोड्यूसर हसन हयात खान को कहा, भाई तुम मुझे बताओ मैंने क्या सवाल करना है। तो ये जितनी मैंने बातें की, हसन मुझे बताता रहा इधर कान से, और मैं बोलता रहा, मेरी तो मजाल ही नहीं हो रही थी बात। सीरियस फिर हो गए, चलो ठीक हो गया। अच्छा, वैसे बैसाखी हमारा फेस्टिवल है, एंड वी आर हैप्पी वन अनदर थिंग। करतारपुर कॉरिडोर एडिशन जो है, वो बाबा गुरु नानक जी के एक तरफ घर था, एक तरफ उनका खेत और आस्थाना था, तो वो बहुत करीबी डिस्टेंस पे, विद इन 1.5 किलोमीटर। तो बहुत टाइम से ऐसे कौम की डिमांड थी कि कम से कम बाकी गुरुद्वारा के लिए तो हम वाया दिल्ली वीज़ा लेके आते हैं और प्रोसीजर के थ्रू आते हैं, लेकिन ये जो गुरुद्वारा आमने सामने है, और करतारपुर एक गांव था जो बाबा नानक ने बसाया था, और वहाँ पे ये था कि करतार यानी रब का गांव, जो लोग आए वो यहाँ से खेतों से खेते वहाँ से सब्जी ले जाए, खाना ले जाए, फ्री लंगर चलता था। तो ज़िंदगी के आखिरी 18 साल गुजारे थे। तो वो जो जगह थी आमने सामने गुरुद्वारे, एक तरफ गुरुद्वारा जो इंडिया तरफ रह गया बॉर्डर के होशियारपुर साइड पे, वहाँ पे लोग दूरबीनें लगा के देख रहे हैं, सामने वाला गुरुद्वारा जो डेरा था जहाँ पे वो था, तो वो दूर था। तो उन्होंने कहा इसको एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं कि एक बंदा वहाँ से आए, यहाँ भी मत्था टेक के चला जाए, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है, इसको बना देते हैं। सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको वेलकम किया, नाउ प्रॉपर कॉरिडोर बन रहा है,
थोड़ा 4 किलोमीटर का डिस्टेंस में से ट्रैक इन्वॉल्व किया, बसें जाएंगी, शटल सर्विस होगा, बायोमेट्रिक तरीके से लोग इन होंगे, एक लिमिटेड टाइम में आएंगे, अपने रिचुअल्स प्रे करेंगे, यहाँ से प्रसाद लेके वापस चले जाएंगे। इंडिया से लोग आएंगे, यहाँ से दोनों साइड से, यहाँ से नहीं है, अभी तक पाकिस्तान से नहीं हुआ कि पाकिस्तान से कोई वहाँ जाएगा, इंडिया साइड से है। उसके अभी TORs तय होना बाकी है कि क्या सिर्फ से क्या बाकी, इसके TORs पर मीटिंग चल रही हैं। और चूँकि ये कंप्लीट होगा 550वां जन्मदिन आ रहा है बाबा गुरु नानक जी का नवंबर में, तो उससे पहले कंप्लीट करके इसको फंक्शन किया जाएगा, ये अभी तक प्लान है। तरनजीत, रिलीजन, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पूरी दुनिया की अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो बहुत ज़्यादा ब्लडशेड, बहुत ज़्यादा जंगें वो रिलीजन के नाम पे लड़ी गई। और जब हम बात करते हैं कि जी इस्लाम का असल रंग, इस्लाम का असल रूप, ये असल इस्लाम है, ये इस्लाम, मेरा ख्याल है ये जुमला तमाम मज़ाहिब पे लागू आता है, क्योंकि हर रिलीजन को हिस्ट्री के अंदर वन वे और दी अदर गलत इस्तेमाल किया गया और वो फिर जंगों की फॉर्म में, ब्लडशेड। बिल्कुल। तुम ज़ाती तौर पे क्या समझते हो, क्या रिलीजन जुड़त का, मोहब्बत का, इस तरह की मिसालें फ्यूचर में रखने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए रिलीजन को कैसे यूज़ किया जा सकता है, या रिलीजन सिर्फ हमें दूर करने के लिए इस्तेमाल है? एक्चुअली रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है। अगर मैं 100 बंदे खड़े करके एक एक्शन बता दूं कि मोटरसाइकिल कैसे स्टार्ट होना है, तो 100 बंदों से घूम के अगले बंदे को लगे शायद मैं सीटी बजा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो बातें घूम के आई है, उसमें जोड़ना कम, तोड़ना ज़्यादा कर दिया। इट शुड बी अ सोर्स ऑफ बॉन्डिंग, डिवाइंस को जोड़ने की बात है, कल्चर ब्रिजेस को जोड़ने वाला काम करता है। और हर रिलीजन की बुनियाद अखलाकियात पे, एथिक्स पे है। सब में अच्छा और बुरा उसी तरह है जो दूसरे में है। बहुत पुराने रिलीजन, बहुत नए रिलीजन, सब में एक जैसे। सिखिज्म से पहले भी थप्पड़ बुरी लगती थी और अब भी है। सिखिज्म से पहले भी किसी इंसान का हार्श बिहेवियर बुरा था, इस्लाम से पहले हार्श बिहेवियर बुरा था और इस्लाम के बाद भी बुरा है। सो हमने उसकी अब टैक्टिक्स अपनाने हैं, हमने थोड़ा सा विजिलेंट होना है और स्कॉलर वो इंट्रोड्यूस कराना है जो लोगों को जोड़ने की बात करें, जिनकी ज़ातियात कम हो, किसी भी रिलीजन में हो। मिस यूज़ ऑफ रिलीजन होता है, बट हैविंग सेड दैट रिलीजन की फ़िलासफ़ी किसी की भी हो, वो जोड़ने की है, उसमें कुछ नहीं है। जो मैंने सैम्बल पहना है, इट्स कॉल खंडा, द सिंबल ऑफ पीस, जस्टिस एंड इक्वालिटी। वाइस वर्सा हर मज़हब में ये होगा। तो हमने अब जो है, लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट विद कॉमनैलिटीज़। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जब 2-3 डिफरेंट लोग रिलीजन के मिले तो एक टॉपिक ऐसा चले जो कॉमनैलिटी का हो। तो जब शुरुआत कॉमनैलिटी से होगी तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। लेकिन जब शुरुआत होगी कि तुम ये और मैं ये, डिफरेंसेस से मुश्किलात बढ़ती। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉमनैलिटीज़। और डिफरेंस तो आप एक फैमिली के अंदर एक ही सेक्ट, एक ही रिलीजन में पले बड़े 4 भाई, 2 बहनें भी कितने फर्क होते हैं। बाबा नानक से किसी ने पूछा दुनिया कितनी है, उसने कहा उतनी है जितनी आंखें दुनिया पे। तो हर इंसान का अपना विजन है किसी चीज़ को देखने का, दो लोग किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करते। आखिर में मैं ज़रूर तुमसे जानना चाहूँगा कि ये जो सिख कौम जो पगड़ी बांधती है, ये कोई नॉन सिख भी सीख सकता है? हाँ जी, ये जो पग है ये बेसिकली इसका रिलीजियस कम कल्चरल बन गया है। वैसे तो सिख मज़हब में सर ढांपना, सर को कवर करने को कहा गया है, लेकिन ये जो टर्बन है, ये पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट चली थी भगत सिंह के ज़माने में। पगड़ी संभाल जट्टा जो मूवमेंट है पंजाब की, बड़े गोरों के टाइम, उस मूवमेंट ने लोगों को जोड़ा, फिर लोगों ने इसको कल्चर के साथ जोड़ा। फिर ये कहा कि कलर्स यूज़ किए, जैसे मैं रेड यूज़ करता, रेड इज़ माय फेवरेट, मैं मेरा ब्लड ग्रुप इज़ रेड, मैं अंदरों रेड, मैं बाहरों रेड, मैं पग भी रेड ज़्यादा पहनता हूँ। अच्छा, मुझे रेड अच्छा लगता है, रेड के साथ ब्लैक कॉम्बो। अच्छा, तो मुझे सिखा सकते हो कभी? हाँ, बिल्कुल सिखा सकता हूँ, क्योंकि वो इतनी पैर लगने के बस। ओह, तो देखो मैं आर्टिस्ट, बिजनेसमैन, ब्रेकफास्ट के नाम पे बुला के ब्रेकफास्ट कितने भी किसी ने नहीं। अभी जनाब ऐसा जबरदस्त आलू भाजी आपके लिए तैयार पड़ी हुई है, 7 पराठे। लालच तो नहीं दे रही कि यहाँ से बेच के वापस मैं नहीं आता अंदर? नहीं, वापस आके तो यहाँ पे तो नहीं ना, तो हम कमरे में जाएंगे। आलू वो पराठे हैं, उसके बाद चाय है, और आपके लिए एक सरप्राइज भी है, और वो है भिंडी की तरकारी, जो कि फरूख जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो खुद बना के लाए। वाह 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 भाई साहब, हमने खाना है, आपने नहीं खाना उनको। नहीं, ये हमारे लिए। वाह तरण जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। एंड आपकी ड्रेसिंग की मेरी तारीफ की। वैसे मैं ड्रेसिंग अपनी तारीफ करता हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, लेकिन आपके शोज में देखता रहा बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तरणजीत से मज़े की गप रही। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी ने दी इजाज़त, तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।